आखिरी लड़की है कितनी ताकतवर। जिस वक्त उसके चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आ रही थी, उतने में नीले रंग की चेतना शक्तियां जो बवंडर में भरती जा रही थी अचानक थम गईं। पर तभी उस बवंडर ने खूंखार तिलस्मी जानवर का रूप लेना शुरू किया, जो गुर्राते हुए तेजी से धुरवांश की तरफ बढ़ने लगा। धुरवांश ने ये देखते ही अपने शरीर को चमकाना शुरू कर दिया, जिससे वो हड़बड़ाकर पीछे होने लगा। इस दौरान उसके ठीक सामने काले रंग की एक बहुत बड़ी मीनार तैयार होने लगी थी। जब चेतना शक्तियों का तिलस्मी जानवर उस काली मीनार से टकराया तो एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और शक्तियों की लहरें चारों तरफ फैलती नजर आई। तालाब में पानी के ढेर सारे फव्वारे उठने लगे थे, जिनके चलते किसी को भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे फव्वारों के बीच सभी को दिखा कि लैला तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके हाथों में काले रंग की तलवार थी और वो सीधे जाकर एक लड़के की गर्दन के पास आकर थम गई। लैला हंसते हुए धुरवांश को देख रही थी, जो उस तलवार को अपनी गर्दन से आधा इंच की दूरी पर देख रहा था। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि जीत मेरी हुई। पर धुरवांश के चेहरे पर भी इस वक्त मुस्कुराहट थी और उसने धीरे से अपनी बंद मुट्ठी खोलकर उसमें रखे चांदी के रंग के कुछ बाल दिखाए। वो बाल लैला के थे, जिसे लैला को दिखाकर धुरवांश और जोर से हंसने लगा। वहीं जब तालाब के आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि धुरवांश ऐसा कुछ करने में कामयाब हुआ, तो उनके बीच शोर मचने लगा। इतने में लैला ने मुस्कुराते हुए धुरवांश से कहा, अगर ये मुकाबला असली मुकाबला होता तो शायद मेरी तलवार गर्दन के सामने आकर रुकती नहीं। इस पर धुरवांश ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अगर ये असली मुकाबला होता तो मैं भी सिर्फ तुम्हारे बाल ही अलग नहीं करता। उसके बाद वो दोनों तालाब से चले गए। वहीं उस जगह से काफी दूर एक बहुत बड़ा झरना था, जो एक ऊंचे पहाड़ से गिरता जा रहा था। वो इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि उसकी तेज आवाज काफी खतरनाक सुनाई पड़ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि वो झरना काफी सारे रंगों से बना था और उसमें एक बड़ी खतरनाक चेतना शक्ति महसूस की जा सकती थी। अगर कोई गौर करता तो उसे समझ आता कि वो झरना चेतना शक्तियों से ही बना था। नए योद्धाओं में से कोई अगर गलती से भी यहाँ आ जाता तो शायद उसके तोते उड़ जाते। इस कदर चेतना शक्तियों में ज्यादा देर ट्रेनिंग करने से किसी का भी शरीर तबाह हो सकता था। ये जगह थी 7वें चेतना इजाफा जालों के इलाके का सबसे गहरा हिस्सा। चेतना शक्तियों से बने उस झरने के नीचे नीले रंग की एक बड़ी सी चट्टान रखी थी, जिसके ऊपर एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। उसके शरीर से बेहद खतरनाक चेतना शक्तियां निकल रही थी और साथ ही उसका शरीर चमक भी रहा था। वो लड़का नीले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके लंबे घने बाल थे। बीच बीच में हवा के चलने पर उसके लंबे बाल लहराने लगते और बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। फिर जैसे उसने सांस बाहर छोड़ी तो उसकी सांस सफेद रंग की तलवार में बदल गई, जो तेजी से झरने के पानी के पास जाकर उसे तक काटने में कामयाब रही। ये देखते वक्त उस लड़के के चेहरे पर शांति थी और तब उसने देखा कि एक रोशनी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद वो रोशनी एक लड़के में बदल गई, जिसे देखकर नीले कपड़ों वाले लड़के ने पूछा, शिखर का कुछ पता चला क्या? इस पर वहां एक काले कपड़ों वाले लड़के ने जवाब दिया, सुनने में आया कि वो एक खतरनाक चुनौती लेकर दोबारा भाग गया है। मेरे ख्याल से शायद वो जिदान दल का पता लगाने गया है। उस कमबख्त दल के लोग हमारी अकादमी के बहुत से योद्धाओं की जिंदगियां खत्म कर चुके हैं, जो बेचारे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए थे। ये सुनते ही नीले कपड़ों वाले लड़के के चेहरे पर पहले तो थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, जिदान दल? वैसे तो वो दल कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन उसका लीडर शायद शूरवीर रैंक का योद्धा है। ऊपर से उस दल के योद्धाओं की खासियत होती है छुपकर हमला करना। अब जो कि शिखर ने खुद फैसला किया है उन्हें ढूंढने का, इसका मतलब उस बंदे में दम तो काफी है। लेकिन उसकी बात सुनकर काले कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर वो इस काम में नाकाम रहा तो क्या होगा? इस पर नीले कपड़ों वाले लड़के ने हंसकर कहा, तुम शायद शिखर को जानते हो। किसी का भी शरीर तबाह हो सकता था। यह जगह थी 7वें चेतना इजाफा जालों के इलाके का सबसे गहरा हिस्सा। चेतना शक्तियों से बने उस झरने के नीचे नीले रंग की एक बड़ी सी चट्टान रखी थी, जिसके ऊपर एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। उसके शरीर से बेहद खतरनाक चेतना शक्तियां निकल रही थी और साथ ही उसका शरीर चमक भी रहा था। वो लड़का नीले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके लंबे घने बाल थे। बीच बीच में हवा के चलने पर उसके लंबे बाल लहराने लगते और बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। फिर जैसे उसने सांस बाहर छोड़ी तो उसकी सांस सफेद रंग की तलवार में बदल गई, जो तेजी से झरने के पानी के पास जाकर उसे तक काटने में कामयाब रही। ये देखते वक्त उस लड़के के चेहरे पर शांति थी और तब उसने देखा कि एक रोशनी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद वो रोशनी एक लड़के में बदल गई, जिसे देखकर नीले कपड़ों वाले लड़के ने पूछा, शिखर का कुछ पता चला क्या? इस पर वहां एक काले कपड़ों वाले लड़के ने जवाब दिया, सुनने में आया कि वो एक खतरनाक चुनौती लेकर दोबारा भाग गया है।
मेरे ख्याल से शायद वो जिदान दल का पता लगाने गया है। उस कमबख्त दल के लोग हमारी अकादमी के बहुत से योद्धाओं की जिंदगियां खत्म कर चुके हैं, जो बेचारे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए थे। ये सुनते ही नीले कपड़ों वाले लड़के के चेहरे पर पहले तो थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, जिदान दल? वैसे तो वो दल कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन उसका लीडर शायद शूरवीर रैंक का योद्धा है। ऊपर से उस दल के योद्धाओं की खासियत होती है छुपकर हमला करना। अब जो कि शिखर ने खुद फैसला किया है उन्हें ढूंढने का, इसका मतलब उस बंदे में दम तो काफी है। लेकिन उसकी बात सुनकर काले कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर वो इस काम में नाकाम रहा तो क्या होगा? इस पर नीले कपड़ों वाले लड़के ने हंसकर कहा, तुम शायद शिखर को जानते हो, वो लड़का खुद हैवान है। उसने तो मुकाबले में मुझे तक मजबूर कर दिया था हारने पर। ऐसे में ये जिदान दल उसका क्या ही बिगाड़ लेगा? माना कि उस अकेले के सामने पूरा दल है, लेकिन उनके लिए उस पर हावी पड़ना नामुमकिन है। तब काले कपड़ों वाले लड़के ने कहा, यह सिर्फ एक ही बार तो हुआ है, वो भी उस वक्त की प्रतियोगिता के वक्त। इस बात को तो काफी वक्त भी बीत गया है दोस्त। वैसे भी दूर थे मुकाबले में जीतने से, मगर नीले कपड़ों वाले के चेहरे पर उस दिन का हल्का अफसोस आज भी दिख रहा था, जिसके साथ उसने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभार जिंदगी और मौत के बीच भी सिर्फ एक ही हमले का फासला होता है दोस्त। और क्योंकि मैं वो एक हमला नहीं कर पाया था, इसका मतलब उसके और मेरे बीच काफी फर्क था। लेकिन साल भर से ज्यादा हो गया है और मेरा उससे सामना नहीं हुआ है। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुजली हो रही है उससे फिर से मुकाबला करने की। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वो अब कितना ताकतवर हो गया है। खैर, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि अकादमी में आजकल कुछ नया और दिलचस्प हो रहा है? 3 महीने से तो मैंने अकादमी की शक्ल तक नहीं देखी है। ये सुनकर काले कपड़ों वाले लड़के ने उसे बताना शुरू किया, हमेशा की तरह न्याय के साथ ही अभी तक सबसे ताकतवर है। उनका तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। पता नहीं किसने कहा था शिखर से उस दल में जुड़ने के लिए। उसके अलावा बाकी सब तो शांति हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी तैयारियों में लगे हुए हैं 6 महीने में होने वाले शिकार मुकाबले की। वहीं उस लड़के की बात सुनकर नीले कपड़ों वाले लड़के ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, माना कि न्याय के साथ ही बेहद ताकतवर है, लेकिन वो कभी हमारे घनार्थ दल को कुछ नहीं करेंगे। बल्कि असली परेशानी खड़े करने वाले तो बाकी दल हैं। वो कमबख्त हिसार हमेशा से मुझसे लड़ने के नए नए बहाने ढूंढता आ रहा है। वैसे तो वो वीर रैंकिंग में चौथे रैंक पर ही है, लेकिन अगर वो हमला करने का प्रण ले ले तो सुमेधा भी उसे रोक नहीं पाएगी। वो तो हिसार उसे इतना पसंद करता है, नहीं तो वो शायद उसकी जगह भी ले चुका होता। खैर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे अपना निशाना क्यों बना रहा है। इतने वक्त से मैं वीर रैंकिंग का दूसरा योद्धा रहता आ रहा हूँ, इसलिए किसी के लिए भी मुझे अलग करना आसान नहीं होगा। ये सुनते वक्त काले कपड़ों वाला लड़का अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, तुम्हें कुछ नया सुनना था ना? इस बार के नए योद्धा भी अकादमी आ गए हैं, और तो और कल से प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैंने सुना है कि इस बार काफी सारे काबिल योद्धा हैं जो ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं। मतलब काफी सारे तो नहीं, गिनती के 5 योद्धा हैं जो काफी ताकतवर हैं। इनमें से 3 के नाम है यानिस, मिखाइल और ध्रुवांश। ये आखिरी वाला थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसने दिव्यमान रहते रहते मध्य परमवीर मिकासा को हरा दिया था। रही बात बाकी दोनों की, तो वो दोनों लड़कियां हैं। एक है बर्फाली दल से बांगुर और दूसरी है एक लड़की जिसका नाम है लैला। जैसे ही वो नाम उस लड़के के मुंह से निकला तो नीले कपड़ों वाले लड़के की नजर अचानक उसकी तरफ हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, 1 मिनट, वो आखिरी नाम क्या लिया तुमने? वहीं उसके चेहरे की हैरानी देखकर खुद काले कपड़ों वाला लड़का एक पल के लिए जम गया। फिर उसने लैला का नाम दोबारा लिया, जिस पर नीले कपड़ों वाले लड़के लुहार की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। इस हैरानी के साथ उसने कहा, लैला? लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? उसे तो उत्तरी कायनात अकादमी में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, शायद ये वो लैला नहीं, कोई और लैला होगी। क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की दिखती कैसी है? इतने में वो काले कपड़ों वाला लड़का उसे लैला का हुलिया बताने लगा, जिस पर नीले कपड़ों वाले लड़के की हैरानी मुस्कुराहट में बदल गई और उसने कहा, कमाल है। ये तो वही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लैला यहाँ आ जाएगी। आज तो खुशी का दिन है दोस्त। इस पर काले कपड़ों वाले लड़के ने तुरंत सवाल किया, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो लुहार? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? ये सुनकर लुहार ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब दिया, जानता हूँ, काफी अच्छे से। मगर उसकी मुस्कुराहट देखकर काले कपड़ों वाले लड़के ने हल्की मजबूरी भरी आवाज में कहा,
देखो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो एक बुरी खबर है, वो पहले से ही किसी और को अपना दिल दे चुकी है। मैंने बताया था, उस लड़के का नाम ध्रुवांश राजवंशी है। बल्कि अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो दोनों शायद एक साथ रह रहे हैं। जैसे ही उस लड़के ने लुहार से ये बात कही तो लुहार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह एक अजीब सी परेशानी ने ले ली, जिसके साथ उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो किसी ध्रुवांश नाम के लड़के को... एक मिनट, अच्छा समझ गया। इसका मतलब मुझे जो अफवाहें सुनने में आई थी वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी। ये सुनकर काले कपड़ों वाले लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस लड़के को सबक सिखाकर उस लड़की से दूर रहने को कहूं? इस पर लुहार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो लैला बहुत नाराज हो जाएगी। वो लड़की बहुत जिद्दी है और उसका गुस्सा तो जैसे नाक पर चढ़ा रहता है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर नाराज हो जाए। कोई बात नहीं, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोड़ो, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैंने उसे देखा तक नहीं है। अब जाकर देखता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। अगर वो सच में उस लड़के को बहुत पसंद करती है तो ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर होगी। दरअसल मैं भले ही उसे काफी पसंद करता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे उतना पसंद नहीं करती है। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, इसलिए उस लड़के ध्रुवांश को उससे दूर ही रहना चाहिए। जैसे उसने अपनी बात पूरी की तो उसके आसपास अचानक रोशनी जगमगाने लगी और वो अपनी जगह से गायब होकर 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया। उसके बाद एक बार फिर वो जगमगाने लगा और इस बार वो वहां से पूरी तरह गायब हो गया। जब काले कपड़ों वाले लड़के ने नजारा देखा तो वो मजबूरी में भरने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने मजबूरी भरी आवाज में कहा, लगता है लुहार सच में इस लैला को बहुत पसंद करता है। ये अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उससे मिलने चला गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ नए योद्धाओं के इलाके में बहुत से योद्धा इकट्ठा हो रखे थे। ध्रुवांश और लैला भी एक साथ खड़े धर्म शक्ति दल वालों को देखते जा रहे थे। इस वक्त वो ध्रुवांश से कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी नजर एक झटके में थोड़ी दूरी पर गई, जहां उसे नीले रंग के कपड़े पहना एक लड़का दिखाई दिया। वो नीले कपड़ों वाला लड़का धीरे धीरे चलकर आगे आ रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जहां लैला उसे देख रही थी वहीं बाकी नए योद्धा उस लड़के को देख तक नहीं पा रहे थे। इसलिए वो लड़का बिना किसी मुश्किल के सभी के बीच से होकर लैला के पास आता गया। जब वो चलकर पास आने लगा तब ध्रुवांश की नजर भी उस पर पड़ी और उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखने लगी। दरअसल वो नीले कपड़ों वाला लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। तभी वो लड़का ध्रुवांश और लैला के सामने आया और उसने मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो लैला? हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया है ना? तो क्या इस लुहार की असलियत और क्या उसके आने से ध्रुवांश के लिए अकादमी में मुश्किलें बढ़ने